गिड़गिड़ाते हुए लोगों की आंखों में झांक कर देखा जाना। वे बचाना चाहते हैं कुछ ऐसा जो जीवन भर सालता रहेगा। जब आप इन पंक्तियों में खुद को महसूस करने लगते हैं तब आपकी मुलाकात होती है कवि और लेखक प्रदीप अवस्थी से। प्रदीप अवस्थी उन रचनाकारों में हैं जिनके लिए कविता केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कठिन समय का सहारा रही है। वे कहते हैं कि गहन पीड़ा के क्षणों में कविताओं ने उन्हें थामा और एक लंबे बेरहम समय में साथ दिया। उनका कविता संग्रह एक भरम अच्छा जिया 2014 से 2019 के बीच के अनुभवों, बेचैनियों, प्रेम, समय, समाज और अस्तित्व से जुड़े सवालों का दस्तावेज है। उनकी कविताएं केवल समाज की विसंगतियों और अन्याय को नहीं पहचानती बल्कि उस आम इंसान की आवाज़ भी बनती हैं जो इस अंधी दौड़ में खुद को असहाय महसूस करता है। उनकी संवेदना शोर से दूर खड़े उस व्यक्ति के साथ है जो अपने भीतर और समाज दोनों से लगातार संवाद करता रहता है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में उपन्यास, मृत्यु और हंसी भी शामिल है। विश्व सिनेमा में गहरी रुचि रखने वाले प्रदीप इन दिनों मुंबई में पटकथा लेखन में सक्रिय हैं। तो बात किताबों की इंटरव्यू सीरीज में स्वागत करते हैं प्रदीप अवस्थी जी की। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारा यही सवाल है कि आपकी जो ये लेखन यात्रा शुरू होती है उसके पीछे की कहानी क्या है, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें। पीछे की कहानी बहुत सारे भटकावों से है और भटकावे बाहर के नहीं, अंदरूनी। एक समय था, मतलब 18-19 का था जब मैं, तो अपने अंदर बहुत सारी बातें चलती इंसान के, बहुत सारी चीजें वो नई सोचनी शुरू करता है। ये कौन से साल की बात ये है? बहुत, मतलब मैं 18-19 का था तो ये 2003-4-5 की बात होगी। अच्छा, ठीक है ना। तो इंसान बहुत सारी बातें सोचनी शुरू करता है। मेरे दिमाग में बातें आनी शुरू हुई, मतलब नई दुनिया खुल रही थी, मैं थोड़ी सी फिल्में देखने लगा था। और कई बार आसपास की परिस्थितियां ऐसी होती है कि आप बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं। अब कोई इंसान कब क्यों कैसे संवेदनशील बनता है वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता उन चीज़ों के बारे में कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रहा हूँ, कुछ मन में बातें आ रही हैं, कुछ अपने घर में करने को, अपने पिता से करने को, अपने भाइयों से करने को। तो उस तरह से अगर बातें करने को कोई नहीं होता तो वो बातें अंदर रह जाती हैं और फिर वो अंदर उथल पुथल करती हैं। तो मेरे ख्याल से, और फिर ये भी था 20 की उम्र में जब मैं घर से बाहर निकला, तो मैं उस समय का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको कि घर में तो सबके छोटी बहुत परेशानियां होती हैं। मेरे पापा बाहर रहते थे जॉब के लिए और 2 बड़े भाई हैं मेरे। मैं 2006 में घर से बाहर निकला, मैं 20 साल का था तब, और कॉलेज करने आया। तो ये तो कह ही सकते हैं कि एक थोड़ा नेग्लेक्टेड सा माहौल होता है। अब मैं पहली बार बाहर रहना शुरू किया, मैंने होम सिक फील किया। तब शुरू में तो एक जिम्मेदार लड़के की तरह कि ठीक है, अपनी परेशानी अपने घर में क्यों बताएं ना, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, खुद डील करेंगे। तो ये दिल्ली की बात है जब आप ये दिल्ली नहीं, पहले मैं कॉलेज गया था। कॉलेज में गाजियाबाद में गया था, है ना, रामपुर से। तो ठीक है, खुद से डील करें, कोई बात नहीं है, जो बातें हैं घर पे क्यों किसी को बता के परेशान करना। लेकिन ऐसा होते होते जब 5 महीने 6 महीने बीत गए तो ये जो बीइंग रिस्पॉन्सिबल कि मैं खुद डील कर लूंगा, ये धीरे धीरे मेरे अंदर एक एंग्स्ट में, एक कहीं ना कहीं गुस्से में कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं, क्योंकि मैं अलग आके पहली बार रहना शुरू किया है ना, तो उस समय वो एंग्स्ट होता है। जब आप और बड़े हो जाते हैं और 5 साल 10 साल बीत जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उस चक्कर में आप अपने आप में अकेले होते हैं। अब अकेले होते हैं, ऐसे में जिन लोगों को सहारा मिल जाए साहित्य का, पढ़ने का, लिखने का, फिल्मों का या संगीत का, तो मेरे को लगता है उनको एक बहुत अच्छा तरीका मिलता है खुद को समझने का, आगे कैसे जीवन जीना है उसका, और एक अच्छा आउटलेट मिलता है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का। तो मेरे ख्याल से वहीं से था, जब मैं कॉलेज में था तब था मेरा मैं रोज रात में सोने से पहले ही बहुत चीजें सोचा करता था। और उसी समय की बातें हैं ये कि हाँ, तब मैंने थोड़ा बहुत खुद से अपनी डायरी में लिखना शुरू किया था। शुरू में मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था क्योंकि उस समय मतलब पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी मीडियम की थी, तो उस समय अंग्रेजी गाने बहुत सुनता था, अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था। लेकिन फिर ये कॉन्शियस चॉइस थी मेरी कि नहीं, मुझे हिंदी में लिखना है। उसके बाद फिर दिल्ली में आके थोड़ा समय थिएटर किया, लेकिन तब थिएटर में भी ज़्यादा मन मेरा रमता था लिखने में ही। तब फिर उसके बाद ही मैंने, हाँ। किस तरह की थिएटर आप करते थे दिल्ली में? दिल्ली में भी वो सोशियो पॉलिटिकल थिएटर ही। हाँ हाँ हाँ।
क्योंकि वही है, अब ये चीजें कहाँ से आती हैं, लेकिन इंसान को जब अपने आसपास की चीजें ध्यान से दिखनी शुरू हो जाती हैं, उनको अपनी माँ दिखती है, केवल एक माँ की तरह नहीं, एक स्त्री की तरह भी। बिल्कुल। भाई दिखता है ऐसे नहीं कि मेरा बड़ा भाई है, ऐसे दिखता है कि ये भी अपने आप में एक इंसान है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। तो आपको इस तरह चीजें दिखनी शुरू होती हैं। मतलब इससे मैं हमेशा एक तरह की बात सोचता हूँ, हमारे परिवारों में या समाज में जो भी हम रिश्ते होते हैं हमारे, उनको हम सिर्फ रिश्ते की तरह ही देखते हैं। हम उनको एक इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हैं, और सबको जो रोल फिट कर दिए जाते हैं, फिर सबको खुद भी सब वही रोल निभाते हैं, और आसपास के सब उनसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि यही रोल निभाते रहें वो। और जो उस रोल से थोड़ा सा अलग हटता है, उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको लोग बोलने लगते हैं कि सही और गलत, नैतिक अनैतिक, उस तरह की बात। तो हाँ, फिर थिएटर के बाद ही मैंने फिर उस समय बहुत ज़्यादा पढ़ना भी शुरू किया, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत उस समय किताबें पढ़ी, फिर धीरे धीरे कविताओं से ही शुरुआत हुई लिखने की। मतलब कि जो लेखन की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं थिएटर से ही हुआ। उससे पहले से बात हो चुकी थी, उससे पहले से मेरे मन में बातें, उससे पहले से मैं अंग्रेजी में और थोड़ा बहुत हिंदी में एमेच्योरिश। तो वो किस तरह की कविताएं लिखते थे आप? वो काल्पनिक कविताएं होती हैं उस उम्र की, एक वो होगी, एक वो होगा, वो उस तरह की चीजें थी, वो बचकानी ही थी, है ना। और अंग्रेजी में थोड़ा उस समय और उन चीजों को मैं रोमांटिसाइज करता था। तो वो कविताएं जब आप आज के दिन देखते हैं तो कैसा लगता है? कैसा? मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शुरुआत। हाँ, वो जर्नी होती है हर किसी की अपनी। नहीं, क्योंकि कुछ लोग ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं, मतलब मैंने ये लिखा है, ये ठीक है कि नहीं, या फिर वो बाकी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। तो वो हर किसी की मन है, वो बाकी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा जरूरी भी नहीं कि हो, है ना, कि कौन सी कविताएं मुझे दिखानी है दुनिया में या कौन सी निजी है, वो आप ही डिसाइड। हाँ। और फिर वो तो मुझे भी पता है कि वो ऐसे ही बस जो थॉट आते हैं उनको लिख देते हैं, उनमें कुछ और नहीं होता है, उनमें कोई क्राफ्ट नहीं होता है, या उनमें अपने कुछ ज्यादा सोचा नहीं होता है। वो तो अपने जैसे डायरी लिखते हैं वैसी चीज होती है। तो वो वैसे ही मैच्योरिश ही होता है शुरू का। तो जो आपकी कविता संग्रह 2014 से 2019 के बीच के घटनाक्रम पर आधारित है, तो इस बीच में कौन सी परिस्थितियां रही जिन्होंने आपको लेखन के लिए प्रेरित किया? और उस समय में जब आपने लिखना शुरू किया होगा तो आपके लेखन में भी एक निखार आया होगा अलग तरह का। तो कौन सी परिस्थितियां रही, कौन से घटनाक्रम रहे ऐसे जिन्होंने आपको लेखन की ओर अग्रसर किया? जैसे मैंने आपको कहा, एक चीज तो होती है कि कई बार इंसान का नेचर भी होता है कि वो ज्यादा बातचीत करने वाला नहीं होता कोई, और सोच बहुत रहा है, लेकिन इंसान मन में अंदर बहुत चल रहा है, तो लिखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद एक्सप्रेस करने से ही शुरुआत होती है। उसके बाद उस समय 2-3 चीजें जीवन में पहले हो चुकी थी। मतलब वो पारिवारिक परिस्थितियां थी, मेरी माँ की बीमारी थी कुछ, और जो 2007 वाली घटना पे जो कविता लिखी वो सच्ची घटना पे आधारित है, पिता को लेके। तो एक मतलब हादसे में उनके साथ हुआ था। अब होता क्या है, ये भी 20-21 की उम्र की आसपास की बात है। अब कोई चीज घट तो गई है, लेकिन उस समय आप में इतनी समझ नहीं है, अगर उसका कुछ चीज का ग्रीफ है तो उसको प्रोसेस करने का आप में समझ नहीं है। तो वो बहुत लंबे समय तक, आज तक भी मैं उन बातों के बारे में सोचता हूँ। और आपने घटनाएं कहीं, मतलब ठीक है, सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं। 2014 या 13 में जब मैं यहाँ से मुंबई भी गया, और एक चीज होती है, जैसे अगर मैं इसको सीधे शब्दों में कहूँ तो ब्रेकअप, है ना। अब सरल भाषा में तो या सतही भाषा में तो इन चीजों को सबके साथ होता है। तो एक वो मेरे लिए ट्रिगर था, तो उससे भी बहुत सारी बातें निकली, और कई सारी कविताएं इस समय में 2014 से 19 में उसी चीज के आसपास हैं। कुछ कविताएं सोशो पॉलिटिकल हैं, देश में आसपास में दुनिया में जो चल रहा है उसको लेके हैं। और तब मुझे समझ में आया कि ये जो आपके ट्रिगर होते हैं, जैसे किसी के जीवन में कुछ हो गया, ये आपको थोड़े समय तक चला सकते हैं। आपको अगर उसमें करियर बनाना है या लंबा लिखना है, तो फिर आपको अपना क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा, लेखन सीखना पड़ेगा। अच्छा लेखन क्या होता है, खराब लेखन क्या होता है, इसमें अंतर करना सीखना पड़ेगा, और खुद को लगातार लिख लिख के खुद को बेहतर करना पड़ेगा। तो इस समय की सारी कविताएं 14 से 19 की इन्हीं चीज़ों से डील करने की है, खुद से डील करने की है, और अवसाद से डील करने की है। क्योंकि आपके भाई भीतर जो है, आपके पास कहने को कोई नहीं है, तो आप फिर वो बातें कर रहे हो, दरअसल आप वो बातें लिख रहे हो। इसमें मुझे एक अच्छी बात याद आई। एक बार 2012 में विनोद कुमार शुक्ल जी से मुलाकात हुई थी इधर दिल्ली में NSD में। तो मैंने उनसे पूछा था यार, पता नहीं किसी और ने पूछा था, क्योंकि मेमोरी का खेल भी ऐसा होता है कि किसी और ने पूछा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा याद आता है इसमें मैंने पूछा, क्योंकि जब वो बता रहे थे तब हम सुन रहे थे। तो ये पूछा था उनसे कि आप
के लिए कविताओं का मतलब क्या है ना, कविताएं क्यों लिखते हैं या फिर क्यों लिखी जानी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि कविताएं बातें करने का जरिया है, कि आपको जो बातें अपने माँ से करनी है, अपने पिता से करनी है, अपने भाई बहनों से करनी है, अपनी प्रेमिका से या जिससे भी बातें करनी है आपको, जो बातें आप कर नहीं सकते या कभी कर नहीं पाएंगे, वो बातें करने का तरीका है कविता। तो मुझे उनकी यहाँ बात से एक सवाल ये भी निकल के आता है कि क्योंकि कविताएं आपने बोला है कि अब हमारे हमारे अंदर की चीजें जो निकल पाए वो एक बोलने का जरिया है, लेकिन इससे ये भी होता है कि इसे भी तो दुनिया को देखना है, लोगों को पढ़ना हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये कैसे हम करें, क्योंकि हम अपनी प्रेमिका से जब अपनी बातें शेयर करते हैं या फिर अपने माता पिता से करते हैं तो उन्हीं तक के बीच में रह जाती हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं कुछ तो वो बाकी पाठकों के बीच में भी जाती हैं। तो उसे कैसे डिसाइड करता है, तब आपको डर नहीं लगता कि ये बाकी लोगों के बीच तक भी जाए? हाँ, ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है और मेरे साथ ये मुश्किल वैसे भी बहुत रही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कहीं अपनी कविताएं कहीं डाली नहीं, कहीं भेजी नहीं, कुछ नहीं किया। मुझे हाँ ये ज़रूर था, मेरे को ये था कि एक बार किताब आ जाएगी अगर, तो वो आ जाए, वो पहुंच जाए, जिसको पढ़नी पढ़ ले, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरे मन में हमेशा था। क्योंकि ये जद्दोजहद तो हर किसी के मन में रहती है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा आपके अंदर की हिडन चीज़ें हैं आपके अंदर की, और उन्हीं को आप उगाड़ के बाहर रख रहे हो कि आओ सब देखो, सब पढ़ो, देखो, मुझे जज करो, जो करना है करो। लेकिन ये है, ये तो कहते हैं आर्टिस्ट की लाइफ का मतलब, लिखने वालों के लिए या जो भी है उनका होता है कि जितना खुद को अपने छुपाने की कोशिश रहती है उतना दिखाना भी पड़ता है उसको। हमने एक इंट्रो शुरू किया था आपकी कविता की एक पंक्ति से, गिड़गिड़ाते हुए लोगों की आंखों में झांकना, या देखने का नजरिया एक लेखक के भीतर कैसे पैदा होता है, और ये जो है ये आप के अंदर किस तरह से पैदा होता है? आपको कब लगता है कि कोई एक बात जो मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी यादें जो हमारे बीच बनी रहती हैं, मतलब हम उसको भूलना नहीं चाहते लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई होती है? इस एक सवाल में बहुत सारी बातें आ गई हैं कि इसमें एक बात ये भी है कि जो बात मैंने लिखी उसको मैं काटूंगा भी। कहीं मैंने ये भी लिखा था, मतलब कहीं किसी लेख में, कि हर समय का अपना एक सच होता है। तो एक समय का एक सच ये हो सकता है कि गिड़गिड़ाते हुए लोगों की आंखों में देखा जाना चाहिए, वो बताना चाहते हैं कुछ ऐसा जो जीवन भर सालता रहेगा। वो उस समय उस शख्स को ऐसा लग रहा है ना, और उसको एक आसान भाषा में कहें तो उसकी जान जा रही है, उसकी हालत खराब हो रही है, जो भी है। अब उसके बाद कुछ समय बाद इंसान का चुनाव होता है कि उसको उस सच के साथ रहना है या उससे आगे बढ़ना है। उसके साथ रहेगा तो जीवन मुश्किल होता जाएगा, उस सच से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और वो आगे बढ़ने की प्रैक्टिस भी, अपने ऊपर काम करना भी वो खुद ही करना पड़ता है। आगे बढ़ोगे तो मेरे ख्याल से उसके बाद बेहतर चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक समय का सच जरूर है, और इसको फिर एक इंसान में भी नहीं देखा जा सकता। ये गिड़गिड़ाते हुए लोगों की आंखों में देखा जाना चाहिए, ये बात इस पे भी आ सकती है कि हम सरकार को बोलें कि किसानों की आंखों में देखो, तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक समय का सच है, तो एक समय की बात है कि उस समय किसी शख्स को ऐसा लग सकता है, और कोई उसी तरह जिंदगी जीना चाहे तो वैसे भी जी सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम उस चीज को भूलना नहीं चाहते हैं, मतलब वो उसके वो जो पेन होता है ना उस चीज का, उस पेन को रोमांटिसाइज करते हैं हम लंबे समय तक। हाँ। क्योंकि क्या होता है, आप जिस शख्स के सहारे जी रहे हो या आपने सोच लिया जिएंगे, फिर वो इतनी आसानी से छूटता नहीं है। हाँ। और वो उसका जो पेन होता है, अगर वो भी छूट गया तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा, फिर तो मामला खत्म है। तो बहुत समय तक हम उस पेन को ही रोमांटिसाइज करते हैं, उस पेन में जीते हैं। मैंने भी किया अपने साथ कि, और मैं सच कहूं तो मैंने तो इसको इतना समय बिताया इस चीज पे, इसको इतना भीतर महसूस किया कि उसकी हाँ, एक जरूरी बात है कि आपको इसकी अवेयरनेस अगर रहे तो ठीक है। अगर आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है तो मुश्किल होती है। तो मेरे साथ ये अवेयरनेस थी कि हाँ, मैं अभी इस पेन में हूँ, लेट्स लिव इट, कि इसको जी लो अभी। तो मतलब हम कहीं ना कहीं एक सोच समझ के भी उस प्रक्रिया में चलते हैं। हाँ, मतलब आप उससे बाहर निकल के आने की कोशिश कर सकते हैं, आप खुद को, बहुत सारी चीजें दुनिया में आप कर सकते हैं उससे बाहर निकल के आने के लिए। लेकिन ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि कोशिश नहीं करते हैं, यहीं ठहरते हैं, देखते हैं, भागेंगे नहीं दुख से। मतलब ये कहीं मैंने लिखा भी कि जो भी दुख है, तकलीफ, उससे भागेंगे नहीं, वहीं रहते हैं, अपने आप धीरे धीरे चीजें होनी होंगी, हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीका है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो चीज जीवन में नहीं होनी फिर वो निकल जाती है। वो निकल जाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।
ऐसा। जब ये पंक्ति मैं ले रही थी तो इसमें हाँ। एक शब्द है साल्ता। हाँ तो मुझसे कहा गया कि मतलब जब मैंने इंट्रो तैयार किया तो मुझसे कहा गया कि साल्ता शब्द बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, इसलिए दूसरी पंक्ति ले लो कविता की हाँ, कोई। हाँ। तो आप थोड़ा सा साल्ता से तात्पर्य समझा दीजिए कि क्या तात्पर्य है साल्ता से। इसका मतलब यही है कि दुख सालता रहेगा, मतलब दुख तंग करता रहेगा, हम्म। वो दुख आपको परेशान करता रहेगा, इतना ही मतलब है उसका, जीवन भर आपको परेशान करेगी वो चीज। तो ये शब्द आपने जानबूझकर रखे थे कि साल्ता शब्द ही लेना है, क्योंकि कई बार मतलब लोग तो अवेयर नहीं है लेकिन आपको लगा था कि मतलब यही शब्द लेना है। नहीं मतलब ऐसे सोच के नहीं आया था, मेरा तो ये नेचुरली आया था तो मैंने वैसे ही लिख दिया था। अच्छा, हाँ हाँ साल्ता हाँ मतलब आप अवेयर थे इस शब्द हाँ से। हाँ 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 आपका जो परिवेश रहा है वो अलग अलग जगह पे रहा है, आप मध्य प्रदेश में भी रहे हैं, हाँ, गुजरात हाँ, में हाँ, भी हाँ, रहे हैं, तो इस परिवेश का कुछ असर पड़ा है आपकी कविताओं नहीं पे? नहीं, इनका कुछ असर नहीं पड़ा है, वो जमाना और था और ये और है। तब तो मतलब मुझे बड़ा कटाव सा महसूस होता है उस समय से, मतलब बहुत कुछ कुछ मेमोरीज में कुछ कुछ यादें हैं, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। मतलब ये मैंने लिखना ही बहुत बाद में शुरू किया, तब गंभीरता से लिखना तो मैंने 24 25 26 इस उम्र में शुरू किया था। तो उस समय का कुछ नहीं था, ये सब 19 20 रामपुर, फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज फिर जॉब में गया तब बड़ी कश्मकश थी कि मुझे करनी है नौकरी की छोड़ के कुछ और करना है, ये सब उस समय। तो आप कौन सी नौकरी कर रहे थे, किस जॉब में थे आप? मैं इंजीनियर था, इन्फोसिस में था, लेकिन तब ऐसी बातें चलती थी मन में कि करता रहूंगा, साथ में चीज़ें करता रहूंगा, लेकिन फिर मेरे को जमा नहीं, मैंने छोड़ दिया। एक चीज यहाँ पे ये भी है कि जो आपकी किताब है, शीर्षक है एक भरम अच्छा जिया, जो कविता संग्रह है, उसमें कहीं ना कहीं जो भरम है वो एक मूल शब्द है, और इस मूल शब्द के पीछे आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उन रिश्तों के बारे में कि कहीं ना कहीं कई बार हम ऐसे रिश्तों में जीते हैं जो सिर्फ एक भ्रम ही होता है, मतलब एक भ्रम होता है हमारे मन में कि हम बस इसको पाल रहे हैं या फिर इसको जी रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविक में। तो ये भ्रम है क्या, मतलब आपके हिसाब से अगर देखें तो ये भ्रम क्या है? एक भ्रम ऐसा है कि आपके बोलते बोलते मुझे एक और लाइन याद आई। एक मैंने मतलब कहानी लिखी थी छोटी सी, एक पेज की, उसका शीर्षक ही मैंने रख दिया था, एक लाइन थी, वो शीर्षक वही रख दिया था कि मैं उनके लिए वो नहीं हूँ जो वो मेरे लिए हैं। यही इसी बात का भ्रम है कि मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में ना कुछ लोग होते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, हम जिनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो भी उतना ही हमारे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो ये भ्रम वही है कि एक पूरा रिश्ता जी लेने के बाद आपको समझ में आए कि जैसा मेरे लिए था वैसा दूसरी तरफ से नहीं था। और ये केवल एक प्रेम के रिश्तों में नहीं, ये परिवार में भी हो सकता है, ये पेरेंट्स का अपने अलग अलग बच्चों के लिए भी हो सकता है, जो बच्चों को भी बाद में रियलाइज हो। तो ये भ्रम सिर्फ उतना ही है कि क्योंकि जैसे मैंने अपने वो नॉवल भी लिखा है तो मैंने उसमें रिश्तों की बातें और बड़े साइकोलॉजिकल लेवल पे, मनोवैज्ञानिक लेवल पे है। तो वो भ्रम बहुत और ये सारी बातें असली रिश्तों की हैं, ऐसे चालू रिश्तों की बातें नहीं है। असली रिश्तों में भी एक समय के बाद कैसी चीजें होने लगती हैं। हर रिश्ते में पावर होती है, पावर बैलेंस, पावर इम्बैलेंस, कब किसकी बात सुनी जा रही है, क्यों सुनी जा रही है, और मनोवैज्ञानिक तौर पे कौन किस पे हावी है। अब ये शब्द सारे हैं, अंग्रेजी में शब्द हैं गैसलाइट करना और ये सब, तो ये सारी चीजें वो एक भ्रम में आती हैं कि आपने जो रिश्ता बहुत एक सच्चे मन से जिया वो सच वैसा ही था दूसरे इंसान के लिए भी, या वो भ्रम था। इसमें ये बात कहना भी ठीक नहीं है कि आपके लिए सच्चा दूसरे इंसान के सच्चा नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो अब जाके समझ में, बहुत बाद में आपको समझ में आती हैं कि कई बार ये एक छोटा सिंपल सा फैक्ट होता है कि जो चीज आपके लिए जैसी थी वो दूसरे इंसान के लिए वैसी नहीं थी, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये रिश्तों के संदर्भ में ही आपने हाँ, ये तो रिश्तों के संदर्भ में ही कहा है। हाँ। एक सवाल ये भी है कि लिखना जो है एक अकेलेपन की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं। हाँ। जब आपके भीतर से कुछ आता है तभी आप लिखना शुरू करते हैं, या फिर अपनी कलम को कहीं ना कहीं मतलब कलम से आप लिखते हैं कुछ भी। तो जो शब्द हैं जब आप लिखते हैं तो वो सहज रूप से आपके लेखन में आते हैं, या फिर आपको उसके लिए कुछ विशेष कुछ प्रयास करना पड़ता है आपको उसके लिए? इसमें मैं एक बात बताता हूँ, आजकल विशेष प्रयास करना पड़ता है। एक समय बहुत सहज आ रहे थे, लेकिन उस समय मैं बहुत हिंदी पढ़ भी रहा था, तो इसका बहुत एक गहरा रिश्ता लगातार पढ़ने से भी है।
एक समय था, मतलब यही 2014, 15, 16, 17, 18 में, इस समय मैंने बहुत हिंदी किताबें पढ़ी, बहुत कविताएं पढ़ी, और तभी मैंने बहुत लिखा भी। और अब जैसे अगर मैं, क्योंकि फिल्म के लिए भी लिखने की मेरी कोशिश है, स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो वो अपने आप कुछ नहीं आता, उसमें तो बैठ के कोशिश करके डिसिप्लिन से ही लिखना पड़ता है। ये ज़रूर है कि आपके मन में कहानी है, आप उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें तो क्राफ्ट पे काम करना है तो वो तो बैठ के सोच के डिसिप्लिन से ही आता है। इवन नॉवल भी लिखना है तो वो भी बहुत वैसे उस तरह से मेहनत का काम है कि आपको पूरा एक परिवेश रचना है, कहानी पूरी एक लिखनी है, सारे पात्र हैं, पात्रों के आपस में क्या रिश्ते हैं, आपस में क्या संवाद है, सबको एक्सप्लोर करना है। एक बच्चे का अपनी माँ से और मतलब कितने आयामों में रिश्ता हो सकता है, वो सारी बातें सोचनी पड़ती। मतलब अगर किसी को मजा आता हो लिखने में तो उसको लगेगा कि मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ, खेल लेकिन वैसा जिसमें तकलीफ होती है थोड़ी, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और एक बार जैसे मैं उपन्यास की बात बताऊँ तो अगर उसको एक बार लिख लिया पूरा और आप जो कहना चाह रहे हो वो आपने देख कर लिया, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है और आसान हो जाता है कि अब इसको मैं किसी भी तरह मोड़ सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जैसे उपन्यास भी जब लिख रहा था तो मेरे को लगातार मैं खुद को याद दिला रहा था कि मैं क्या लिखना शुरू किया था मैंने, कि वो क्या बातें हैं, क्या मुख्य बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाएंगी उपन्यास में, क्या मुख्य बातें जो मैं कहना चाहता हूँ और मेन इमोशन क्या है जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा जब मैंने लिखना शुरू किया था। तो वो चीज़ याद रख के आप लिखते जाना, और एक बार लिख लिया उसके बाद फिर उसको बार बार रिवाइज करना कि हाँ जैसा मैंने सोचा था वो उसके आसपास मैं पहुंच गया हूँ, वैसा है। बाकी कविताओं में पहला तो मेरा कविताओं में ये रहता है कि जब जिस समय जो थॉट आता है वो वैसे लिखता हूँ मैं। जैसे अभी भी अब तो फ़ोन में लिख लेता हूँ, जब जिस समय जो थॉट आया, कभी आप ट्रेन में ही हो, फ्लाइट में हो, कहीं भी जा रहे हो, कैब में हो या घर पे बैठे हो, उस समय जो, या फिर कुछ देख लिया आपने टीवी में या फ़ोन में, जब जो थॉट आया वैसा लिख लिया, फिर वो पड़ा रहता है। फिर जब मेरे को लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, अब उनको मैं देखूं बैठ के क्या है, तब फिर उन पे थोड़ा बहुत तो काम करता हूँ। मतलब कि ये जब तक आपकी डायरी में होता है तब तक तो आपको नहीं लगता है कि मतलब इसमें कुछ शब्द चेंज करना है, लेकिन जब आप पाठकों के सामने उसे लाना चाहते हैं तब इसमें आपको लगता है कि हाँ, शब्दों में कुछ चेंज लाना है या फिर कुछ इसमें विशेष बदलाव करना है। एक और छोटी सी बात है इसमें कविताओं में कि जिस समय की कविताएं कविता संग्रह में हैं, एक चीज़ ज़रूर मैं करता था कि अगर मैं कुछ उसमें कविता में लिख रहा हूँ तो किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को, मतलब जो बात मैं लिखना चाह रहा हूँ उसको एग्जेजरेट करके लिखना। क्योंकि अगर मैं वाकई किसी तकलीफ में हूँ तो मैं उसको एग्जेजरेट करके लिखूँ कि वो शब्दों में कुछ ऐसा डार्कनेस आए, मतलब में कुछ डार्कनेस आए, तो वो पहुँचे लोगों तक। तो वो एक चीज़ की ज़रूर मेरी कोशिश रहती है। और उसके लिए कुछ अच्छे शब्द देने पड़ते हैं जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, ऐसा होता है? शब्द से ज़्यादा शब्द तो रहते हैं कविताओं में, उसका साउंड का रहता है। और ये है कि मैं जो कहना चाह रहा था क्या वो मैंने एक्सप्रेस कर लिया है, क्या मुझे लग रहा है कि मैंने वो एक्सप्रेस कर लिया है। अगर वो कर लिया तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया। इससे एक सवाल और निकल कर आ रहा है कि कई बार ऐसे होता है कि कवि कुछ और समझ रहा है, उसे वो उस कविता को कुछ और फील कर रहा है, लेकिन जो पाठक है उसे कुछ और, मतलब व्यक्तिगत लेवल पे वो अलग-अलग समझते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। ऐसे भी देखना चाहिए कविता को। मतलब आपको ऐसे लगता है कि हर किसी का अपना मतलब है। वो एक किसी का कोट है कि एक किताब अगर 1000 लोगों ने पढ़ी है तो वो 1000 किताबें हैं, ऐसा करके एक कोट है। तो ये है, लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है, जैसे अभी तो जब मेरा कविता संग्रह आया नहीं था तो पिछले साल या उससे पिछले साल कभी सदानीरा पे कविताएं आई थी, तो वो कविताएं पढ़ के एक हिंदी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरे को मेल किया, तो मुझे अच्छा लगा, उन्हें अच्छी लगी। और फिर एक कोई 22-23 साल का लड़का, उसने मुझे मैसेज किया, और उसने मुझे मैसेज किया कि भैया ये कविताएं पढ़ के मैं रात को 2-2:30 बजे पढ़ी मैंने, और मैं रोने लग गया, और मैं इतना रोया कि बगल वाले रूम से मेरा दोस्त आ गया, क्या हुआ। तो अब ये एक बात तो है कि अरे यार ये रोने लग गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि उसने किसी ऐसे को जाना कि कोई और भी कहीं है जिसने ये बातें लिखी, और इस थॉट में, इस इमोशन, इस फीलिंग में मैं अकेला नहीं हूँ। उस समय वो अकेला नहीं रहा। और ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी इसलिए क्योंकि जब मैंने कविता लिखना शुरू भी नहीं किया था तो उस समय मैंने जब कुछ कविताएं उस समय पढ़ी, और मैंने पढ़ा कि अरे यार ये तो और लोगों के साथ भी होता है, मतलब अपनी इस फीलिंग में मैं अकेला नहीं हूँ। तो उस समय उस कविता ने मुझे ऐसा फील करा दिया कि नहीं ये जो मेरे साथ हो रहा है या जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ ये कोई ऐसी निराली या अनोखी बात नहीं है, और भी लोगों के साथ होता है। तो आपका अकेलापन कम कर देती है उस समय वो। तो अगर ये काम कर दिया कविता ने तो फिर
मेरे लिए अच्छा है कि हाँ कोई कनेक्ट कर गया इस तरह तो ठीक है। अमूमन जो ज़्यादातर कवि या लेखक होते हैं, मतलब जो कथानक होते हैं, वो अपने हिसाब से उसे जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस तरफ वो ले जाते हैं। आप भी गद्य और पद्य दोनों लिखते हैं, तो इन दोनों में आप किसको अपने सबसे ज़्यादा करीब पाते हैं और किस में आप मतलब किरदार आप किस तरह का रखते हैं? मतलब खुद को किरदार के रूप में चुनते हैं, कैरेक्टर के रूप में चुनते हैं, या फिर कैरेक्टर कुछ और होता है जो पात्र के रूप में होता है? आपने कहा करीब किसके पाते हैं, तो इस समय तो मैं फिलहाल गद्य के ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ज़्यादा उसमें चल रहा है, स्क्रीन पे लिखने में भी और अगले उपन्यास की तैयारी में भी। तो फिलहाल तो उसी पे है ना। और आपने जो पात्र की बात कही, इसमें ये ठीक है कि अगर एक उपन्यास में या किसी फिल्म में कई सारे पात्र हैं तो कोई ना कोई पात्र तो ऐसा होगा जो बिल्कुल आपकी आवाज़ होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी तरह ही आपकी आवाज़ ना बन जाए, आप खुद ही ना हो जाए वो। तो इसमें एक तरीका जो है कि आप शुरू खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कहानी कहनी है आपको उसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा पात्र को। आप कर सकते हैं शुरू अपने आप से, मैं से, अपनी बहुत सारी बातें उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसको जो कहानी है, जो कहानी का प्लॉट है, जो उपन्यास का प्लॉट है, उसके हिसाब से पात्र को लेके जाना पड़ेगा। ये सवाल सोशल मीडिया से है कि आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। सोशल मीडिया के दौर में लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। ऐसे में जो आपकी कविता है वो बहुत ही ठहराव वाली है, तो आपको लगता है कि लोग इसकी गहराई को समझ पाएंगे? मैं भी कुछ कविताएं पढ़ी थी जिसमें मुझे लगा कि इसमें बहुत गहराई है, या फिर लेखक खुद उसको एक्सप्रेस करे, या फिर हम इसको बहुत ठहर के हमको इसको समझना पड़ेगा। हाँ, ये जो आपने बात कही ये ब्रॉडर लेवल पे बात है कि ये कविता जो मैंने पढ़ी थी वो हथेली में कांच है। हाँ। तो इसमें ब्रॉडर बात यह है कि इस समय जो समाज में ही उसमें नुआंसेस कम हो रहे हैं, है ना। और नुआंसेस कम होना ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से भी आता है, सोशल एटमॉस्फेयर से आता ही है। नुआंसेस कम होंगे तो चीज़ों के अंदर जाके उन्हें समझने की जो कोशिश है वो भी कम होगी। अब अगर निर्मल वर्मा बहुत ठहराव वाला लिखते हैं, बहुत बिटवीन द लाइन्स उनको समझना पड़ता है, तो लेकिन वो जब चीज़ समझ में आती तो अब जिनको उस चीज़ में अच्छा लगता है, रुचि है, उनको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये एक बात है ही, है ना। अब ऐसा फैसला मैं भी ले सकता हूँ कि मैं सोचूं कि नहीं एक बार कुछ हल्का सा आसान सा जो बहुत लोगों को पसंद आएगा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आएगा और मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा हूँ। तो ये बात ठीक है, जो उसको गंभीर लेखन कह दिया जाता है, जो ठीक है वो कम पहुँचता है, लेकिन वो धीरे धीरे अब जितने लोगों तक पहुँचना है पहुँचता है। उसकी यात्रा तो स्लो तो रहती है। हाँ, एक चीज और भी है कि आज के समय में आपकी कविता भी है, शीर्षक है संवेदनहीनता, जिसमें आपने लिखा है कि कई बार हम आमने सामने जो हमारे सबसे करीब होता है हम उससे बताना चाहते हैं। मतलब सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत अकेलापन हो गया है, तो जो आपकी कविताएं हैं वो बहुत गहराई वाली हैं, बहुत ठहराव वाली हैं। तो कहीं ना कहीं युवक उससे जो आज के युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, वो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगा, ये भी कहीं ना कहीं लगता है। हमारा काम तो लिखना है, अब लोग कनेक्ट करेंगे, करते हैं, मतलब कनेक्ट तो करते हैं। और मेरे को लगता है कि ये थोड़ा और जो सोशल मीडिया और ऐसा करेगा, इससे उस चीज़ की भी ज़रूरत और लगने लगेगी लोगों को। ये इतना रील देखना और ये सब करना, दिमाग को पढ़ेंगे लोग, हिंदी आराम से पढ़ेंगे और कनेक्ट करते हैं। मैंने एक उदाहरण बताया, ऐसे मेरे पास अपने खुद के 2-3 उदाहरण और है, लेकिन हाँ मतलब मुझे खुद पढ़ने में भी वही चीज़ें मज़ा आता है जो मतलब मुझे लगे कि यार इस तरह से भी सोचा जा सकता है इस बात को, या इस किसी इमोशन को क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मतलब मुझे उसी में गंभीर पढ़ने में ही मज़ा आएगा। तो ठीक है, अब हमको लिखना तो वही है जो हमें आता है, एक बात ये भी है। हाँ, हमको लिखना तो वही पड़ेगा। चैट जीपीटी के इस दौर में आपको लगता है कि जो लेखन है वो एक मतलब भविष्य उसका किस तरफ जा रहा है? मतलब उसके लिए कुछ चैलेंज है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार लिखते हैं तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगता है, या फिर कई बार लेखक पर भी ये आरोप लगता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं, या फिर चैट जीपीटी से लिया गया है। तो इसे आप किस तरह से समझते हैं? चैट जीपीटी का इस्तेमाल, चैट जीपीटी से मतलब मुझे लगता नहीं ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा लंबा खतरा है थोड़े समय, नहीं मुझे नहीं लगता, लेखन में नहीं लगता, और मतलब साहित्यिक लेखन में नहीं लगता।
तो भाषा किस तरह से आप मतलब किस तरह से समझ आएगा कि चैट जीपीटी की भाषा है और ये जो एक लेखक लिख रहे हैं उनकी भाषा है? जो बहुत ही आजकल क्या है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, समझ में आ जाता है। हुँ। एक सेम टेम्पलेट का ही है, चैट जीपीटी सेम टेम्पलेट हुँ। है ना? हुँ। तो समझ में आ जाती है आसानी से। और हुँ। दूसरी बात, इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग थोड़े समय बेकार हो जाएगा अगर चैट जीपीटी यूज़ होगा तो। चैट जीपीटी मैंने जैसे कहा साहित्य में तो नहीं होगा, लेकिन जैसे फ़िल्मों में है। अब उसमें क्या करते हैं लोग कि आप पूरी कहानी तो उससे नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ पॉइंटर्स देते हैं उसको, वो कहानी एक दिशा में ले जाता है। उसके बाद आप उसमें और चीज़ आपको एक स्टार्ट दे देता है ना? फिर उस स्टार्ट को आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कैसे भी करो। तो इस तरह से भी लोग यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को। एआई चैट जीपीटी और बहुत सारे फ़ील्ड में बहुत सारी चीज़ें करेगा, वो नौकरियाँ खाएगा, वो सब होगा, लेकिन साहित्यिक लेखन में मुझे नहीं लगता इतना इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, मतलब नहीं, हाँ। आपकी क्योंकि इसमें एक छोटी-सी बात और है, हुँ। इसमें बहुत बड़ा पूँजी का भी खेल भी है। हुँ। और साहित्यिक लेखन किताब लिखने में या किताब छपने में हुँ। पैसा उतना इन्वॉल्व्ड है नहीं। हुँ। इसलिए भी मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं इसका उससे पैसे से, पूँजी से भी जुड़ा है। हाँ, फ़िल्मों में इसमें जिस लोगों को जल्दी चाहिए तो लोग करके दे देते हैं। बहुत सारी तो चीज़ें फ़िल्मों ऐसी हैं। में भी चैट जीपीटी का प्रयोग हो रहा है? स्क्रीन प्ले में यूज़ होता है, लोग करते हुँ। हैं। हाँ, अच्छा। ट्रांसलेशन में करते हैं। हुँ। ये सवाल अब जो अगला सवाल है वो भी संवादहीनता से ही है। जैसे कि मैं चर्चा भी कर रही थी कि कई बार ऐसे होता है कि हम अजनबियों से तो ढेर सारी बातें कर लेते हैं या फिर उनको बता देते हैं। लेकिन जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है हम उसे नहीं बता पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारी बातें नहीं बता पाए हों? या फिर मतलब ये लिखने का ये संवेदनहीनता जो शीर्षक है वो कहाँ से आपको मतलब ये कहाँ से आया कि आपको इस तरह मतलब ये जो संवेदनहीनता ये शीर्षक आपको रखना है? हाँ। या फिर कोई ऐसा डर जो आपको लगा हो कि नहीं बताना है सामने नहीं, वाले को? इसमें क्या है कि किसी के साथ होने का मतलब तो ये है कि उससे सारी बातें की जा सकें, हर बात की जा सके और ऐसा होता भी है। मेरे साथ ऐसा है भी। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कहीं लाइनें अभी वो लाइनें लिखी हैं, वो कविता इसमें नहीं है। वो कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं कि जिन बातों से तुम्हारा मन आहत होता, वो तुम्हें मैं कैसे बताता। कई बार क्या होता है, हमें किसी को उसी के बारे में बताना है और हमें पता है वो ये बात पसंद नहीं करेगा, तो हम क्या करें, हमें बता के हर्ट भी नहीं करना है और नहीं बताएंगे तो फिर हम अपना वो काम नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए, तो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं बात करने के। तो वो संवादहीनता इसी की है। और जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कहीं संवेदनशील मुद्दे हैं जहाँ पे लोग सेम उस पे नहीं है, एक पटरी पे नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में या तो तरीके ढूंढने पड़ते हैं या बातें नहीं होती हैं। तो इसीलिए उसमें आखिरी की लाइन है कि शब्द घुट कर रह जाते थे उसके पास, मेरे पास, क्योंकि पता है वो बातें होंगी तो कोई ना कोई हर्ट होगा, दोनों भी हर्ट हो सकते हैं। तो फिर ये चुनाव है कि वो बातें करनी है या अपने अपने स्पेस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ठीक है, इससे ऐसी कोई बड़ी भी दिक्कत नहीं है। तो आपने इस संवेदनहीनता को तो अपने लेखन में अपनी आवाज़ दे दी, लेकिन आप जैसे कई ऐसे युवा हैं जो नहीं लिख पाते, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से अपनी बातों को लोगों के सामने रखें? ये युवाओं को जो बातें कहने वाली बातें होती है ना, ये होती है प्रीची बातें। प्रीची बातों से बहुत बचता हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि होता क्या है, हर किसी को अपने तरीके निकालने पड़ते हैं और निकालने पड़ेंगे। नहीं मतलब किस तरह से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, ये आप किस तरह से बताएँगे? क्योंकि मतलब लेखन के अलावा कौन-सा ऐसा माध्यम हो कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ? माध्यम क्या हो, ये तो एक बात इसमें ज़रूर है कि अपनी बात हमेशा बहुत सोच समझ के और तरीके से, मतलब जो संवेदनशील बातें होती हैं, बहुत तरीके से सोच समझ के और सही बुनावट के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है। सेम बात सही तरीके से और सही बुनावट के साथ बोली जाए। हालाँकि फिर कोई कहेगा इतने सोच समझ के क्या बात करना, लेकिन अगर कोई इंसान आपके लिए ज़रूरी है तो आपको फिर वो एफ़र्ट करना पड़ेगा। सही बुनावट के साथ कि आपको, और आप अगर सामने वाले इंसान को जानते हैं तो आपको ये पता हो, थोड़े समय पता चल जाता है कि इसको क्या ख़राब लगता है, क्या नहीं लगता है। लेकिन इसमें ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा खुद को भी वो नहीं करना है, खुद को भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है कि आप किसी और के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करने लगो। बाकी युवाओं को क्या करना चाहिए, अपना तरीका हर किसी पे निकालना पड़ता है। हाँ।
अब आपके उपन्यास पर आते हैं। आपने मृत्यु और हँसी उपन्यास लिखा है, तो इसमें जो एक कहीं न कहीं बाल मनोविज्ञान है या फिर हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास है, कहीं न कहीं उसका भी एक पुट मिलता है हमें। तो आज के समय में विवाहेतर जो संबंध है, उसका बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, उसका इस पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये आपको एक समस्या के तौर पर लगती है, जो ये विवाहेतर संबंध है, वो किस तरह की समस्या है और उसका जो बाल मनोविज्ञान है, उसका क्या असर पड़ता है? हुँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जैसे होता है ना रिश्तों को या विवाहेतर रिश्तों को या विवाह संबंधों को हुँ, अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत उथले रूप में देखा जाने लगा है। अरे इसने इसको छोड़ दिया, अरे ऐसा हो गया, ये उसके पास चला गया, वो हुँ, उसके पास चली हुँ, गई। हमें कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी और कारणों की पड़ताल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो बार-बार सोशल मीडिया की बात भी कर रहे हैं और ये भी एक तरह से लगता है कि जैसे समाज में उग्रता बढ़ रही है। तो वो उग्रता जो बढ़ रही है उसके पीछे एक-एक इंसान है। कहीं किसी ने सड़क चलते हुँ, किसी के सिर पे मार दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। तो ये सब आता कहाँ से है कि लोगों के इमोशंस वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, उनका अपने इमोशंस पे काबू नहीं है, खुद पे काबू नहीं है। हुँ, अब इसके पीछे हम और बहुत सारे कारण देख सकते हैं, ढूँढ सकते हैं कि कोई यहाँ से परेशान है, वहाँ से परेशान है, इस हुँ, बात से गुस्से में था, इस बा ऐसा था और वो सबकी ज़िंदगी में है। तो खुद को कंट्रोल कैसे करना है, खुद को ठीक कैसे रखना है, ये सारी बातें फिर मानसिक स्वास्थ्य में आ जाती हैं। हुँ, और ये सब निकल के आती हैं हम कैसे परिवेश में हम बच्चे थे तब कैसा था, बड़े हुए तब कैसा था, आस-पास माहौल कैसा था, क्या हमने जीवन भर ऐसा ही जीवन जिया जहाँ हमें नीचा दिखाया जाता रहा? हुँ, अब किसी को नीचा दिखाया जाता रहा, बड़े होके किसी ने कभी एक कोई किसी पे वार कर दिया। हुँ, अब ऐसी भी कहानियाँ हो सकती हैं आपसे बात करते-करते कि किसी को ज़िंदगी भर नीचा दिखाया जा रहा है, वो बड़ा हो गया, उसको फिर ऐसे ही कुछ उसके साथ हो रहा है, उसने किसी एक को सिर पे ज़ोर से मार दिया, तो सामने वाला आदमी अगर मर गया, ये बन गया हत्यारा। लेकिन उसने किया क्या था? उसने एक बार जीवन में उसको गुस्सा आया था। तो यहाँ पे मैं बात इसकी मानसिक स्वास्थ्य पे आया था। आपने जो रिश्तों की विवाह और विवाह विवाहेतर संबंधों की बात की, तो इस उपन्यास को तो लिखने का शुरू करने का कारण ये था कि एक कोई है 12, 13, 14 साल का बच्चा, कोई लड़का और उसको उसके सामने बातें खुलती हैं अगर, हुँ, अपने घर को लेके, अपने परिवार को लेके, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? हुँ, वो क्या हुँ, करेगा? हुँ, मुझे इस बात को एक्सप्लोर करना था। मेरे लिए एक्सप्लोर करना ज़रूरी था इस चीज़ को। हुँ, उपन्यास लिखते-लिखते हुँ, मैं ये मैं खुद देखना चाह रहा था कि मैं हुँ, कैसे वो बच्चा कैसे एक्सप्लोर करेगा हुँ, या उसकी जगह रखकर मैं कैसे एक्सप्लोर करता। हुँ, तो उसको उसी तरह मुंबई के परिवेश में रखा, मुंबई, दिल्ली का परिवेश और विवाहेतर संबंध। हुँ, लोग क्यों जाते हैं विवाहेतर संबंधों में? हुँ, ये हो रहा है, बहुत हो रहा है, ये सब हो रहा है। मैंने तो फिर भी शहरी परिवेश में लिखा है, उस समय मैं जब थोड़ा बहुत इसके बारे में देख जान पढ़ रहा था, तो मैंने देखा शहरी परिवेश से ज़्यादा ये ग्रामीण परिवेश में है। ये हुँ, बात सच है ना? तो ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण हैं, सबसे सबसे पहला कारण जो और सबसे अजीब कारण मुझे लगता है कि हुँ, कोई कुछ सोच नहीं रहा है। कोई हुँ। सोच समझ के कुछ नहीं कर रहा है और सोचने समझने की इजाज़त भी नहीं है। सो मतलब कि ये उन बच्चों के बारे में मतलब जो विवाह में पड़ी स्त्रियाँ हैं या फिर पुरुष हैं जिनका विवाह हो गया है और उनके जो बच्चे हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। नहीं ये वो भी अपने है? बारे में नहीं सोच पाए। अच्छा। हाँ, वो अगर हुँ, एक खुश रिश्ता होगा, हुँ, हुँ, तो एक खुश परिवार होगा, हुँ, एक अच्छा माहौल बच्चों को मिलेगा। हुँ, हो क्या रहा है कि कोई अपने बारे में नहीं सोच पा रहा है कि मतलब वो स्त्री अपने बारे में नहीं सोच पाई या उसको सोचने का मौका नहीं मिला, हुँ, उसको इजाज़त नहीं मिली। वो आदमी अपने बारे में नहीं मैंने हर चीज़ को इसी नज़र से देख के क्या उस लड़के को भी अपने बारे में सोचने का मौका हो सकता है वो नहीं चाहता था, हो सकता है वो भी नहीं चाहती थी। हुँ, तो सोच समझ के नहीं हो रही चीज़ें बस होनी है इसलिए हो रही हैं हुँ, और इसलिए कोई भी किसी मेरे को ऐसा ही लगता है कोई भी किसी भी के साथ बन जा रहा हुँ, है ना? कोई बहुत सोच समझ के नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जब लोग जानते ही नहीं एक-दूसरे को हुँ, और उन्हें साथ रहना है, हुँ, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? ये तो बड़े आराम से देखने की बात है कि जब जो जानते ही नहीं हो सकता है अब उनमें कई लोग होते हैं फिर वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और फिर एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। हुँ, लेकिन ज़्यादातर जो गड़बड़ें इसीलिए हैं। हम जो साथ में हो एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, एक-दूसरे की आदतें नहीं जानते, एक-दूसरे के तरीके नहीं जानते, किसी सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करता है ये नहीं जानते, ये सब समय बीतने के साथ थोड़ा-सा समझ में आता है। तो फिर जब जानेंगे नहीं, गड़बड़ होगी,
बच्चे देखेंगे, बच्चे आज तो 5 साल के बच्चे बता देंगे कि वो मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे उस बारे में, उस बारे में लड़ाई कर रहे थे, ये सब। तो बच्चे की साइकी तो 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से तब से बननी शुरू हो गई। एक बड़ी अच्छी फिल्म है बाहर की, बहुत पुरानी फिल्म है, 1948 की आई गेस, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस, बच्चे हमें देख रहे हैं। तो बड़ी अच्छी, मैंने काफ़ी पहले देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें यही था, एक माता पिता की लड़ाई, डाइवोर्स, वो सब, वो बच्चा देख रहा है, वो अंत में बच्चा क्या करता है, कैसे चुनता है, उस सब की बात है। तो मेन उस उपन्यास का यही था कि वो बच्चे की साइकी एक्सप्लोर करनी है, और उसमें कहीं ना कहीं फिर ये भी था कि एक निष्कर्ष मेरा यही था कि उसकी 1 साल की जर्नी में वो पहले तो वो विश्वास नहीं करता ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फिर उसको समझ में आता है कि हाँ हो रही हैं, तो उसके अंदर एक गुस्सा है अपने परिवार के, अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति भी, और फिर जो उससे इस बारे में बात कर रहे हैं उन सब के प्रति। और फिर धीरे धीरे वो अपनी जब माँ की तकलीफ देखता है तो वो कैसे अपनी माँ का साथी बनता है, दोस्त बनता है। तो वो उसके मतलब जैसे आजकल फिल्मों में कहा जाता है कमिंग ऑफ एज जॉनरा होता है, तो उसकी कमिंग ऑफ एज स्टोरी है कि वो कैसे 1 या 1.5 साल में इन चीज़ों से बाहर आता है। और साथ में उसकी जो माँ है, जो उपन्यास में जो कैरेक्टर है नाम वृंदा, उसकी कहानी है कि वो एक लंबे समय से कहा उसमें है कि उसकी 19 साल की उम्र में शादी कर दी गई। 19 साल की उम्र में उसकी क्या समझ बनी होगी, लेकिन कर दी गई। और उसने ये उपन्यास में कई बार, मैंने फ्लैशबैक में जाके लिखा, कई बार कोशिश की बात करने की, बताने की, है ना। और उसमें बीच में मैंने इस तरह दिखाया है कि वो अगर कुछ ऐसा जीवन में पहले चाहती थी, उसका तो जब से साथ में 2-3 साल के बाद से संघर्ष चालू हो गया था कि मुझे नहीं रहना है। लेकिन मैंने बच्चों को एक तरह से रिश्ते में रोड़ा बताया है कि एक बच्चा हो गया तो फिर वो रुकना पड़ा उसे, दूसरा हो गया तो भी रुकना पड़ा। तो एक वो जो मैंने कहा ना कि रिश्तों को रोल दे दिए जाते हैं कि वो माँ है तो उसको एज एन इंडिविजुअल कौन कितना देख रहा है। तो उसमें इस तरह की भावना भी है कि माँ सोच रही कि अगर ये नहीं होते तो मैं फ्री हो सकती थी। और उसी उपन्यास में एक जगह और है कि वो जो उनके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का है, एक 8 साल का लड़का है। तो जब ये जो अंश है उस बच्चे का नाम, उस कैरेक्टर का, एक समय है जब माँ बाप दोनों घर पे नहीं है और रात में ये दोनों बच्चे अकेले हैं, और अब इस लड़का जो 14 साल का है उसको सब कुछ पता है, छोटे वाले को 8 साल वाले को कुछ नहीं पता है। तो वहां पे वो ये बात कहता है, मतलब वो है 14 साल का, लेकिन एक लड़का जो गुस्से में जैसे बात कर सकता है कि मैं तो कहीं भी भाग जाता, तो वो ये कह रहा है मैं तो कहीं भी भाग जाता, लेकिन इसका क्या होगा इसे कुछ नहीं पता है, मतलब 8 साल वाले बच्चे को। तो जैसे एक माँ सोच रही थी एक समय, वैसे ही 14 साल वाला बच्चा सोच रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा, इसका क्या होगा। तो कई एंगल से वही मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जो किसी को अकेलापन मिल रहा है या एक मायूसी मिल रही है। तो इसी में एक बात ये भी है कि जब आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, मतलब आपने चाहा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि जो आपने उम्मीद की थी वैसा नहीं हो, तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो उससे आप कैसे डील करते हैं कि हमने सोच के रखा कि ऐसा हो जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ, तो उस डिसअपॉइंटमेंट से आप कैसे डील करते हो। तो वो सब कुछ बातें। मतलब कि बच्चों ये वैवाहिक संबंध, मतलब जो विवाह से इतर जो संबंध है उसका मतलब वो कितना सही है, गलत है, इस बात में कितनी नैतिकता है, लेकिन इसका जो एक असर है कहीं ना कहीं वो बच्चों पर तो पड़ता है, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर पड़ता है वो तो बच्चों के सामने तो पहला स्कूल तो घर ही होता है, वो सब सामने से देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और बच्चे देखकर, बताने से नहीं सीखते, वो देखकर सीखते हैं सब कुछ। अगर माँ बाप फोन देखेंगे तो बच्चे फोन चलाएंगे, किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ सकते हैं। आप पटकथा लेखन में भी रुचि रखते हैं, तो इन दिनों आप किस तरह की पटकथा लेखन कर रहे हैं, मतलब विषय क्या है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक मेरी शॉर्ट फिल्म वो यूट्यूब पे है, तो वो तो कुछ नहीं, वो अर्बन रिलेशनशिप्स को लेके है। इसमें एक एल्डर कपल है, मतलब एक 50-60 साल का कपल है, और वो अपनी मैरिज की मीनिंगलेसनेस से जूझ रहे हैं, और एक उसी में वो 4 लोग हैं, एक ये 25-30 वाला कपल है। तो एक रात की उनकी बातचीत और उसमें से क्या रिलेशनशिप ड्रामा टाइप का वो एक 15-16 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। बाकी अभी मैं एक उपन्यास पर और काम कर रहा हूँ, वो वैसे मैंने लिख लिया है, लेकिन क्योंकि उसको और रिफाइन करना है, उसमें और मैं और रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये भी जैसे लेखन की एक जर्नी होती है कि जैसे कविताएं लिखी या उपन्यास लिखा, तो उसमें मैंने अपने भीतर का सारा निकाला। जो अगला उपन्यास है वो एक्चुअली पॉलिटिकल है। हाँ, मतलब उसमें भी पर्सनल चीज़ें तो रहेंगी, उसमें पर्सनल
जैसे मैं खुद भी सोच रहा था, पहला उपन्यास जब मैंने लिखा तो मेरे खुद के भीतर दिमाग में बहुत मानसिक हिंसा थी रिश्तों की, कि लोग प्यार के नाम पे एक दूसरे के साथ कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं, और उसी मानसिक हिंसा से कहीं ना कहीं वो पहला उपन्यास निकला था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा भी था कि बहुत डार्क उपन्यास है। मैंने कहा मेरे को तो लिखते समय डार्क नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है। एक बात मैं बीच में रोकूंगी कि मतलब ये आपके आसपास के परिवेश से आप इतना प्रभावित थे या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन से? ये सब कुछ मेरे को उस समय सारी आसपास चीज, जो हाँ हाँ, चीजें आसपास चल का रही परिवेश थी, भी था, और अपना खुद का भी, जिस एक होता है समय आप मानसिक हिंसा अपने दिमाग में बहुत रहती है, सही गलत, नैतिकता अनैतिकता, है ना, ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, इन सब चीजों की जो जद्दोजहद रहती है वो। तो लिख लिया, लेकिन अब फिर मैं वही कह रहा कि अगले उपन्यास में अब मैं बाहर की ओर रुख कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि भीतर का वो हो गया अभी 2 किताबों में, और कुछ कभी होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, तो तीसरा उपन्यास पॉलिटिकल उपन्यास है, ये पूरी तरह पॉलिटिकल है। और मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि जैसे पहला उपन्यास लिखा था कि ये सब्जेक्ट क्यों, ये क्यों, तो जैसे उसका जवाब था वैसे ही इस वाले का है कि कोई चीज मेरे पास अटक जाए, कि ये एक थॉट है, ये एक विषय है, ये अटक गया है मेरे अंदर, मेरे को इसको लिखना ही है। तो वो अगला उपन्यास क्या हुआ बताता हूँ आपको। 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, दिल्ली में ना, और 2020 जो एनआरसी की बात कर हाँ रहे हाँ, हैं, ये शाहीन बाग और इन हाँ, सब के बाद, शाहीन है ना। बाग, तो उस समय तक मैं फेसबुक पे सक्रिय था अच्छा खासा। 3 दिन दंगे चले, और उसमें भी लगातार लोग फेसबुक पर एक्टिव थे, है ना, और लगातार बातें लिख रहे थे, और सब बातें हो रही थी। और उसके 3 दिन दंगे चले, और जो सरकारी आंकड़ा है 53 लोगों का, 53 लोगों की मृत्यु हुई। उसके तब भी लोग लिखते रहे, दंगे खत्म हो गए उसके बाद भी फेसबुक पे लगातार लिखते रहे। उस चीज़ ने मेरे को बड़ा वैसा विमुख सा कर दिया कि यार सब लिख रहे हैं, लेकिन जो होना है वो हो रहा है ना, कोई रोक नहीं पा रहा कुछ। अगर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ करना है वो कर रही है। तो उस समय मैं बड़ा हो गया कि ये कुछ नहीं है, इस फेसबुक वेसबुक पे उस समय मेरे को उस समय बड़ा उस समय विमुख हुआ मैं। लेकिन उसी चीज़ ने मेरे को डाला कि मुझे इस चीज़ पे लिखना है, और तब से मेरे दिमाग में चलता रहा कि नहीं, मुझे जो सर्वेलेंस है, जो सीसीटीवी कैमरास लगते हैं सब जगह, है ना, सर्वेलेंस है, और जो पुलिस स्टेट है, मेरे को इसके इर्द गिर्द कुछ लिखना है। तो तब से फिर मैंने उस बारे में और लिखना पढ़ना शुरू किया, कई कुछ इधर किताबें पढ़ी, उधर आर्टिकल पढ़े, सब पढ़ा। फिर फाइनली मैंने 2024 में आके वो उपन्यास पूरा किया। वो तभी मैंने लिखना शुरू किया तो 2 महीने में लिख लिया, क्योंकि उससे पहले मैं रिसर्च करता रहा, सब बहुत कुछ इकट्ठा किया, वो लिख लिया। लिख के बाद फिर मैंने उसको फिर साल भर के लिए छोड़ दिया। फिर उस पर मैं धीरे धीरे काम करता रहता हूँ, वो हो जाएगा इस साल पूरा। तो वो पूरा है उसी दौरान, और उस दौरान जो गिरफ्तारियाँ हुई, और जो एस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ों को पुलिस स्टेट में बदल देता है ना, धीरे धीरे करके लोगों के पास से अधिकार खत्म हो जाते हैं। और उस मैंने काफ़ी कुछ में सटायर भी किया है कि आजकल पुलिस जिस तरह की चीज़ें करती हैं, कि जो एक कई स्क्रिप्ट करती है पुलिस, जो कई बार काफ़ी फ़नी होती है, तो लोगों को पता होता है क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी कॉन्फिडेंस से दुनिया को बताते हैं कि हमने ऐसा करके ऐसे आदमी को पकड़ा है। तो वो बेसिकली एक पॉलिटिकल उपन्यास है पूरा, सर्वेलेंस को लेके, पुलिस स्टेट को लेके। तो ये स्विच कैसे हुआ कि मतलब एकदम से सोशल इश्यूज पे लिखना, एकाकीपन से एकदम से सोशल इश्यूज पे स्विच करना, ये कैसे आया मन में? नहीं, ये स्विच नहीं है, मतलब सोशली पॉलिटिकली तो मैं हमेशा से, मतलब हाँ। हमेशा से ही पढ़ता लिखता रहा हूँ मैं, हमेशा से। मतलब कुछ कविताएं भी मिल जाएंगी इसमें, कम है लेकिन कुछ मिल जाएंगी इसमें। एक है कत्ल जारी रहे कविता है इसमें, कि पता नहीं कुछ ऐसी हैं कि अच्छे और सभ्य लोगों तक कभी कोई खबर नहीं पहुंचेगी, कत्ल जारी रहे, कोई नहीं देख रहा, जो देख रहा है वो हंस रहा है, जो हंस रहा है वो, ऐसी लाइन है, गौरवान्वित है, अच्छे और सभ्य लोगों तक कभी कोई खबर नहीं पहुंचेगी, कत्ल जारी रहे। तो मतलब हमारे समाज के बहुत सारे अच्छे लोगों तक तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी चलता रहे। ऐसी और कुछ कविताएं ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हाँ ये सोशल पॉलिटिकल ये तो शुरू से था। मतलब होता क्या, जब आपको अपने बारे में दिखना शुरू होता है ना, कि आप खुद को एनालाइज करने लगते हो, मैं नुआंसेस की बात कर रहा हूँ, नुआंसेस में जाने लगते हो, तो फिर आपको पूरा समाज दिखने लगता है, पूरी दुनिया दिखने लगती है, आपको हर जगह का गलत होता दिखता समझ में आता है, आप देखते हैं। लेकिन फिर यह है कि आप बहुत सारी चीज़ों में खुद तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो मतलब ये सोशल पॉलिटिकल तो हमेशा से ही था, लेकिन अब ये है कि हाँ उस पर मैं कुछ लिख रहा हूँ।
एक अंतिम सवाल, जब आप पटकथा लिखते हैं और जो आपकी कविताएँ हैं, जैसे संवेदनहीनता जैसी जो कविताएँ हैं, वो एक उसमें एक ठहराव है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, और जो स्क्रिप्ट लेखन है, उसमें कहीं न कहीं एक तेज़ रफ़्तार तो है। तो इसमें आप कैसे संतुलन स्थापित करते हैं? किस तरह से? नहीं, वो हो जाता है, मतलब स्क्रीन प्ले का क्या है कि क्राफ्ट है, आपको एक बार समझ में आ जाए, हुँ, आपकी बात ठीक है। स्क्रीन प्ले में कट 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 उसमें रुकने का समय हुँ, नहीं है, ना उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का समय है, हुँ, ना उसमें वैसे ज़्यादा समझाना समझाने का समय है। हुँ, कविताओं में कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है जब हिंदी का गद्य हो और स्क्रीन प्ले हुँ, हो। कई बार मेरे को अपने उपन्यास में, जब मैंने उपन्यास तो पहले लिख लिया, जब उसको दोबारा हुँ, दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे को लगता है यार इस पूरी बात की ज़रूरत ही नहीं है, इसको काट दो। हुँ, फिर मेरे को लगता है नहीं, ये स्क्रीन प्ले नहीं है, ये हिंदी का उपन्यास है, हुँ, इसमें वो चीज़ें ठीक हैं। हुँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर आपको आप स्क्रीन प्ले के हिसाब से देखने लगते हो ना, एक्शन एक्शन एक्शन, उसमें कुछ भी एक भी फालतू चीज़ की जगह नहीं है स्क्रीन हुँ, प्ले में। तो स्क्रीन प्ले में, और अगर नॉवल लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कभी ज़रूर होता है। इसीलिए नॉवल में भी मेरे को लगता है कि मैंने पूरी कोशिश करी थी कि हुँ, कहीं ज़्यादा ऐसा ना आए कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उपन्यासों को लेके, हुँ, बहुत प्रीची उपन्यास नहीं होने चाहिए, बहुत हुँ, उपदेशात्मक बहुत क्या, बिल्कुल भी उपदेशात्मक हाँ, उपन्यास नहीं होने चाहिए। हुँ, कहानी होनी चाहिए, कहानी के थ्रू अब जितनी बातें कह पाएँ, कहानी और घटनाओं के थ्रू। क्योंकि जैसा आपने बार-बार बोला, सोशल मीडिया और आज के समय में हुँ, लोग कहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रीची हुँ, होगा या उपदेश होंगे तो वैसे भी लोग ऊब लोग नहीं जाएँगे। पढ़ेंगे, हाँ। तो इंटरेस्टिंग कहानी, रोचक कहानी ज़रूर होनी चाहिए, और रोचक कहानी के साथ गंभीर उपन्यास लिखा जा सकता है। हुँ, जो पाठक को हाँ, जो बाँधे कहानी से रखे, बाँधे रखे, बाँधे हाँ। रखना ज़रूरी है, मेरे को हुँ, यही लगता है। क्योंकि अच्छा, और ये कैसे लगता है, ये आप खुद पे भी करके देखते हो। मैं कोई हुँ, किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे अगर मज़ा नहीं आ रहा, मैं समझ में आ गया ये तो, हुँ, मैं लिखूँगा भी नहीं ना ऐसा, हुँ, इसमें मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा। हुँ, अच्छी किताब वही लगती है जिसमें होता रहे, कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे। जगह आप लेते हो, बीच में आप जगह भी लेते हो, लेकिन वो भी फिर सोच समझ के करना पड़ता है। हुँ। मतलब आप, पहली चीज़ है, आप बोर नहीं कर सकते पाठक को। मतलब कि आज के दौर में किस तरह के लेखन की आवश्यकता है, उससे कहीं न कहीं जो लेखक हैं उनको अवेयर होना पड़ेगा, हाँ, मेरे को तो कि लगता उनको है। मतलब किस तरह के पाठक को वो ज़्यादा खुद से जोड़ सकते हैं, मेरे को तो ये लगता है, एंगेजिंग एंगेजिंग होना चाहिए। एंगेजिंग होना चाहिए। अंत में आपकी कोई एक कविता जो आप सुनाना चाहेंगे? मुझे याद तो नहीं है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है, मैं किताब देती हूँ आपको। हथेली में काँच है, अपनी ठंडी हथेलियाँ मेरे माथे पर मल दो, मेरी दिशाहीनता को उम्र भर लंबी सुंदर सड़क मिले। इस अंगीठी से बाहर निकालो मेरे सिर को, उन्हें सिखाओ कुछ तो तौर तरीके। इतने साल लगे एक एक सरिया निकाला दिमाग से, उनका पूरा गट्ठर फिर लेकर क्यों दौड़ पड़े हो मेरे पीछे। वे बच्चे मर गए जिनकी मैंने कल्पना की थी। आज भी दुखती है मेरी कोख, तुम्हें इस पर लाठियां बरसाने में क्या मज़ा आता है। कितने प्यारे लोग हैं वे सब, मेरी सूखी हुई नसों को क्यों बजाते हैं फिर। युद्ध क्यों नहीं होने चाहिए, मैं इस पर कविताएं लिखना चाहता था। तुम एक लड़की को उसके स्वप्न में घुसकर दुख देने लगे, लेकिन जो फूल हम मिलकर लगाना चाहते हैं अपने बागीचे में, तुम एक बाघिन बनकर उन्हें कुचलने चली आईं। भला क्यों बनाना चाहते हो मुझे जानवर, जब मैं भूल जाना चाहता हूँ। हथेली में कांच है और मैं मुट्ठी भींचना चाहता हूँ, और ये भी कि दर्द ना हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये थे प्रदीप अवस्थी जिन्हें आप सुन रहे थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।